गुड इवनिंग क्लास। मैं चंदन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे मास्टर सीरीज का क्लास चल रहा है और ये मास्टर सीरीज में हिस्ट्री का हर एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसको कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। जैसे कि आप लोग को पता है, हिस्ट्री को हम लोग उस तरीके से पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग को याद करने के बजाय हमको समझने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आज हमारा क्लास होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और यही क्लास जो है 1 से 2 क्लास और होंगे इसमें, क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं और अलग तरीक़ा से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बात करें पहले सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम लोग कुछ आज चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग पहलुओं पे और क्लास को विस्तार से करेंगे अगले दिन। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो चर्चे में कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका जो चर्चा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा जो है सबसे पहले किसके जहन में आया, कैसे शुरुआत हुई, उसके बारे में देखेंगे सबसे पहले। चलिए उसके बाद देखेंगे इसका नाम पर चर्चा हम लोग करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की नाम कैसे पड़ी, इसके और कितने नाम है, वो सब भी देखेंगे। आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो काल निर्धारण ये कब से कब तक था, किस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में चर्चा हो जाएगा, नाम हो जाएगा, उसके बाद काल निर्धारण देखेंगे। उसके बाद देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस एरिया में सिंधु घाटी था, नहीं था, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग भी बात करेंगे निर्माता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को निर्माण करने वाले कौन थे, वो लोग कौन थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को विकसित किया था, डेवलप किया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण कौन कौन करने वाले थे और आगे उसी क्रम में देखेंगे इसकी नगर पे चर्चा करेंगे और बाकी क्लास जो है हम लोग आगे भी कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा, यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सबसे पहले चर्चे में कब आया था। अगर बात करें चर्चे की, तो चर्चे की बात करें तो सिंधु घाटी का जो सभ्यता है वो चर्चे में कैसे आया, किस प्रकार से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें इसका जो चर्चा है वो एक बार हुआ था टीला की। सबसे पहले क्या हुआ था, चार्ल्स मेसन नाम के जो साइंटिस्ट थे, यानी वो तो साइंटिस्ट हालांकि नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो ब्रिटिशर्स सेना में एक अधिकारी हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया था, सबसे पहले अपने आप को भारत में घूमने के लिए जब निकले तो उन्होंने एक टीले का खोज किया था, एक टीला का खोज किया था। कब किया था, ये 1820 के आसपास में टीले की खोज की थी। वहाँ से उनको कुछ देखा कि अलग अलग प्रकार के ईंट हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के पत्थरों है, तो उन्होंने क्या किया, टीला की खोज सबसे पहले किया था। किसने, चार्ल्स मेसन ने। लेकिन ये जो है टीला की खोज तो कर लिया लेकिन इस पे काम नहीं हो पाया। चार्ल्स मेसन साहब ने टीले की तो खोज कर ली लेकिन इस पे आगे की काम नहीं हो पाई। तो इसी टाइम पीरियड के दौरान समय बीतता गया और इसी के थोड़ा ही दिन बाद यानी 1856 के आसपास में लाहौर में क्या हो रहा था, रेल की लाइन जो है वो बिछाने का काम चल रहा था। उसी दौरान यहाँ से और कुछ ईंट पत्थर जो है अलग अलग तरीका का निकलना शुरू हुआ, तब जा करके इस पे और ध्यान दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन फिर भी ये काम आगे नहीं बढ़ पाया और ये ठंडे वस्ते में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो भी अगर कुछ खुदाई के दौरान निकलेगा पुराना चीज़, उस पर कौन ध्यान देगा। तो जाहिर सी बात है, अगर अभी निकलेगा तो अभी क्या कौन ध्यान देंगे इस पर, कौन इस पर रिसर्च करेंगे। तो सब लोग जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का पुरातत्व विभाग क्या है, भारत का पुरातत्व विभाग क्या करेंगे, इसको अपने संज्ञान में लेंगे और इस पे जांच पड़ताल शुरू करेंगे। तो क्या इस टाइम में भारत का जो पुरातत्व विभाग है क्या इस टाइम बन चुका था, बिल्कुल नहीं बना हुआ था। तो जब बना ही नहीं था तो इस पे रिसर्च करेगा कौन, इसलिए ये ठंडे वस्ते में चला गया। तो बात करें भारत में, अगर बात करें पुरातत्व विभाग का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के टाइम में हुआ था। उनका जो शासनकाल था वो था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक का था।
इसी टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था, लॉर्ड कर्जन के टाइम में क्या हुआ था, पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था। और जब गठन किया गया तो उसके बाद सबसे पहले की अगर बात करें तो 1921 ईस्वी में इनका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इनका जो है यानी पुरातत्व विभाग का जो अध्यक्ष है वो जॉन मार्शल साहब को बनाए गए थे। कब? 1921 ईस्वी में। और इनके आदेश से दयाराम साहनी इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो टीले की खुदाई की थी यानी खोज किया था, सबसे पहले जो खनन कार्य शुरू किया गया था वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नाम के टीले का खोज सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो कुछ इस प्रकार से इसकी चर्चा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो ये संज्ञान में आए थे। अगर बात करें हम अब नाम पर चर्चा कर लेते हैं, तो जरा सा हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं, हम लोग नाम पे चर्चा कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है नाम जो है वो कैसा है और कब का है और क्यों है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, तो सबसे पहला नाम तो हमें दिख रहा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो ये नाम हमें क्यों पड़ा है? अगर किसी चीज का नाम दिया जाता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा कि दयाराम साहनी ने जो सबसे पहले हड़प्पा नगर की खुदाई की है, वो जो खुदाई है तो वो नगर जो है, हड़प्पा नाम का जो नगर है वो सबसे पहले सिंधु नदी के किनार पर ही मिला था। और उस शुरुआती स्टेज में जितने भी अगल बगल में जितने भी और पुरातत्व विभाग का खुदाई हुआ था वो सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास ही हुआ था, इसलिए उस टाइम में इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कह दिया। एक और नाम आप लोग सुने होंगे, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता क्यों इसका नाम पड़ा है? तो अभी हमने देखा कि सबसे पहला जो जगह खुदाई किया गया था वो था हड़प्पा, इसलिए उसको नाम दिया गया हड़प्पा की सभ्यता। सबसे पहला जिस जगह को खोदा गया था वो था हड़प्पा, और सबसे पहले जिस नदी के किनारे पे मिला था वो था सिंधु नदी, तो इसलिए एक नाम इसको हमें सिंधु नदी मिलता है और एक नाम हमको हड़प्पा भी मिलता है। और अगर बात करें और कौन कौन से नाम हमें देखने को मिलते हैं, तो और मिलता है हमको यहाँ से कांस्य युगीन सभ्यता। अब बात करें कांस्य युगीन सभ्यता क्यों नाम मिलता है, तो इस हड़प्पा काल में या सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो बहुत से ऐसे धातु मिले हैं जो कांसा धातु है। कांसा मतलब बोले तो कांसा किसको कहेंगे, तो कांसा जो है वो टीन और तांबा को मिला करके क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। कांसा बनाया जाता था, तो वो था कांस्य युगीन सभ्यता जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम में इंसान को ना दो धातु को मिला करके एक नए धातु बनाने का भी नॉलेज आ गया था। और क्या नाम है, और इस नाम पे अगर चर्चा करें तो और क्या नाम है इसका, तो और अगर बात करें तो प्रथम नगरीकृत सभ्यता। अगर बात करें और कौन से नाम है, तो यह है प्रथम नगरीकृत सभ्यता, भी इसी काल को यानी इसी सभ्यता को कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस काल में जो हमें नगर देखने को मिले हैं वो बिल्कुल मॉडर्न तरीका से, अभी जो शहर की बसावट किया जाता है उस प्रकार से प्रॉपर नाली है, प्रॉपर स्विमिंग पूल है, जैसे IFC गोदाम जो हमारे होते हैं सरकार द्वारा बनाया जाता है अन्न भंडारण के लिए, उसी प्रकार से अन्नागार मिला है हमको, यानी बड़े बड़े भवन मिले हैं, 2 मंजिला इमारत मिली है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी सोच समझ के प्लानिंग के साथ एक सिटी को बसाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से प्रॉपर हर एक चीज की सुविधा थी इस नगरों में। इसलिए हम कह सकते हैं भारत की नगरीकृत सभ्यता, और भारत का सबसे यानी कि सबसे पहला था, इसलिए हम कहेंगे प्रथम नगरीकृत सभ्यता कहेंगे। और अगर बात करें इस सभ्यता को और किस नाम से जाना जा सकता है, तो बात करें अगर सिंधु घाटी की सभ्यता बात करें तो ये थोड़ा पुराना नाम हो गया है। अभी एक और नए नए नाम जो है इसका प्रचलन में आया है, वो है सरस्वती एवं उसकी सहायक नदी की
सभ्यता। ये जो नाम है ये अभी वर्तमान में थोड़ा थोड़ा नया नया नाम इसको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि शुरू में जो जितने भी स्थल खोजे गए थे या तो वो सिंधु नदी के किनारे पे था या उसके अगल बगल में सहायक नदियों के किनारे पे था। लेकिन जब संपूर्ण रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में संपूर्ण रूप से जब स्थलों की खुदाई हो गई तो जाके पता चला कि अधिकांश शहर तो सरस्वती नदी या उसके सहायक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब जाकर के इतिहासकारों का मानना है कि उसको सिंधु और उसके सहायक नदियों की घाटी की सभ्यता भी कह सकते हैं। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हैं उसी प्रकार से क्या हुआ है तो नाम अलग अलग पड़ता गया है। तो ये रहा हमारा नाम पे चर्चा, यानी नाम जो है वो किस टाइप से हुआ है, कब पड़ा है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं काल निर्धारण पर चर्चा कर लेते हैं। अगर बात करें काल निर्धारण की तो काल यानी अलग अलग समय जो है अलग अलग लोगों ने टाइम पीरियड के हिसाब से अपने अपने हिसाब से बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कब है, कब से कब तक है, कब तक है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करें जॉन मार्शल साहब की। जॉन मार्शल साहब की बात करें तो इन्होंने जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम बताया है वो बताया है 3500 से लेकर के 2500 BC पूर्व तक का समय बताया है। BC यानी 3500 से लेकर के 2500 BC तक का समय बताया है। ये हमारे जॉन मार्शल साहब थे जो पहला अध्यक्ष भी बने थे हमारे। तो चलिए अगर बात करें साइंटिफिक रूप से भी तो कोई चीज़ होता है, साइंटिफिक चीज़ भी तो होता है। तो अगर बात करें कार्बन डेटिंग की यानी C14 कार्बन डेटिंग की अगर बात करें तो इनका जो टाइम निर्धारण किया गया है वो किया गया है 2500 से लेकर के 1750 BC। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर वैसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक सा सवाल हो जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ दिया तो आप लोग यही आंसर को टिक करेंगे क्योंकि ये साइंटिफिक रूप से अप्रूव है। अगर बात करें कार्बन में तो वो दो प्रकार से कार्बन के होते हैं। एक तो आप लोग सुने होंगे C12 और एक सुने होंगे C14। तो C12 जो है किसी भी पदार्थ में यानी कि किसी भी अगर बात करें वस्तु में तो वो लगभग 90 से लेकर के 92% जो है वो क्या होता है वो C12 होता है। लेकिन वो हमें कार्बन डेटिंग में बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाते हैं। C14 की बात करें तो ये 8 से लेकर के 10% ही होते हैं। लेकिन कार्बन डेटिंग में यही 8 से 10% जो है C14 जो है वही हमको सबसे ज़्यादा मदद करता है कार्बन डेटिंग निकालने में। तो अगर बात करें कार्बन डेटिंग निकालने की तो कार्बन डेटिंग हम कब तक निकाल सकते हैं, कितने पीछे तक का निकाल सकते हैं। तो हमारा जवाब होगा कि 50,000 वर्ष तक का, यानी 50,000 वर्ष तक का अगर मान के चलिए कि ये हमारा मार्कर है। अगर इसकी हम कार्बन डेटिंग करना चाहे और ये अगर 40,000 45,000 साल पुराना है तो हमें कार्बन डेटिंग से इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन यही 60-70,000 वर्ष पुराना हुआ तो हम इसका पता नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर बात करें फिर भी हम लोग देखते हैं और सुनते भी हैं कि पृथ्वी तो 4.5 अरब वर्ष पुराना है, या फिर ये चट्टान मिला है वो इतने साल पुराने थे, इतने अरब वर्ष पुराने थे। तो वो पता कैसे चलता है? तो उसका जो पता चलता है वो है यूरेनियम डेटिंग। चलिए यूरेनियम डेटिंग अगर 50,000 साल से पुराना अगर है तो उन सब का हम जो है आयु सीमा अगर निकालने को होगा तो वो किससे निकालेंगे? यूरेनियम डेटिंग के अनुसार निकालेंगे। तो चलिए हमारा यानी इसके सिंधु घाटी पे चर्चा हो गया, यानी कि इसके खोज पे चर्चा हो गया, यानी सिंधु घाटी का जो नाम है उस पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता की काल निर्धारण पे चर्चा कर ली है। अब अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की तो चलिए विस्तार पे भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है लगभग 13 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की बात करें तो सबसे पहले बात करें विस्तार की तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक प्लस का साइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम नॉर्थ, यहाँ लिखेंगे साउथ, यहाँ लिखेंगे हम ईस्ट और यहाँ लिखेंगे वेस्ट। तो विस्तार का मतलब क्या होगा? यही होगा कि यहाँ उत्तर में कहाँ तक गया है, दक्षिण में कहाँ तक फैला है, पूर्व में कहाँ तक गया है, पश्चिम में कहाँ तक फैला है। तो ये सब हम किस में देखेंगे? यानी विस्तार में देखेंगे। तो अगर बात करें विस्तार में तो सबसे पहले अगर बात करें पूरब में तो पूरब में सबसे अगर बात करें फैलते हुए कहाँ तक गया है तो ये गया है आलमगीरपुर तक।
आलमगीरपुर। ये कहाँ है? तो ये है मेरठ यूपी में, मेरठ यूपी, यानी यूपी में मेरठ के ज़िले हैं उसमें जो जगह है आलमगीरपुर, वहाँ तक फैला हुआ है। क्या पूरब में, अगर बात करें पूरब में सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कहाँ तक फैला है? तो कहेंगे आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। क्या इंडिया सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत सारे, यानी कि पाकिस्तान हो गए, नेपाल हो गए, भूटान हो गए, बांग्लादेश हो गए, म्यांमार सब हो गया, इंडिया हो गए, श्रीलंका हो गए, तो क्या सब में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था? तो कहेंगे जी नहीं, ये जो है सिंधु घाटी तकनीकी खराबी के कारण वीडियो फ्लक्चुएट हुआ था। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे विस्तार की, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार की। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता पूरे भारत में फैला हुआ था? तो बिल्कुल नहीं फैला हुआ था, ये भारत के थोड़े से पश्चिमी और उत्तरी भाग में फैला हुआ था। तो चलिए बात करें पूरब में कहाँ तक था, तो आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ यानी यूपी में है। अगर बात करें पश्चिम में कहाँ तक था, तो वो था सुतकांगेडोर तक था। और ये कहाँ है? तो ये है बलूचिस्तान, पाकिस्तान में, यानी बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में ये पड़ता है सुतकांगेडोर। चलिए अगर बात करें उत्तर में कहाँ तक था, तो उत्तर में था मांडा, उत्तर में मांडा में था। कहाँ है ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ है? मांडा। और अगर बात करें दक्षिण में सबसे ज़्यादा कहाँ तक फैला हुआ था, तो वो था दायमाबाद। कहाँ तक था? तो वो था दायमाबाद तक था, यानी दक्षिण में दायमाबाद तक था। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में, यानी मुंबई, यानी महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो ये दायमाबाद में नीचे तक फैला है। अब बात करें कि ये आलमगीरपुर है वो किस नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर था, तो अगर बात करें आलमगीरपुर कहाँ है, तो वो है हिंडन नदी के किनारे पर। हिंडन नदी, कौन सा नदी है? कहेंगे हिंडन नदी के किनारे पे बसा हुआ था। अगर बात करें सुतकांगेडोर कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये जो नदी है ये था दशक नदी के किनारे पर। कहाँ था? कहेंगे दशक नदी के किनार पे फैला हुआ था। पश्चिम में जो है सुतकांगेडोर वो था दशक नदी के किनार पर। और ये उत्तर में जो मांडा है जम्मू कश्मीर में फैला था, तो वो जो नदी था वो था चिनाब नदी के किनार पर, चिनाब नदी के किनार पर। और दक्षिण में बात करें तो ये किस नदी पे फैला हुआ था दायमाबाद, तो ये फैला था परबड़ा नदी के किनार पर, परबड़ा नदी। अगर बात करें तो परबड़ा नदी के किनारे पे ये फैला हुआ यानी बसा हुआ शहर था। तो यहाँ से हमें कितने क्वेश्चंस हो गए, यानी हम बात करें तो लगभग 8 क्वेश्चंस यानी हो गए, 8 से 12 क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहले पश्चिम में कहाँ तक फैला है, तो सुतकांगेडोर तक। पूर्व में कहाँ है, तो आलमगीरपुर तक। उत्तर में मांडा में है और दक्षिण में दायमाबाद। और बात करें वो है कहाँ, तो कहेंगे बलूचिस्तान में है। पश्चिम में जो सुतकांगेडोर है बलूचिस्तान के पाकिस्तान में है। यानी अगर बात करें पूरब में जो आलमगीरपुर है वो यूपी के मेरठ जिले में है। और बात करें मांडा कहाँ है, तो कहेंगे जम्मू कश्मीर में है। और दायमाबाद कहाँ है, तो कहेंगे महाराष्ट्र यानी मुंबई में है। अगर बात करें कौन से नदी पे बसा हुआ है, तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे पे, मांडा जो है वो है चिनाब नदी के किनारे पे, यानी कि सुतकांगेडोर जो है वो है दशक नदी के किनारे पे, और दायमाबाद जो है वो है परबड़ा नदी के किनारे पे बसा हुआ शहर है, यानी था। तो चलिए अब बात कर रहे हैं कितने हो गए, 4 4 4 4, यानी कि हो गए यहाँ पे 12। और अगला बात कर रहे हैं तो चलिए आगे देख लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं फिर हमको अगला समझ में आएगा। एक बार रफली नक्शा बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि ये है आखिर अभी है कहाँ। तो अगर बात करें ऐसे, ये जो भारत था पहले ऐसे कुछ था। अगर बात करें पुराना, ये भारत का एक रफली मैप हम बनाएंगे। तो ये जो सबसे पूर्व में अगर बात करें तो ये जो शहर था ये यहाँ कुछ था, यूपी में मेरठ जिला है वहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो पूर्व वाला जो शहर है वो यहाँ पे फैला हुआ था। अगर पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे जो शहर था एक, यानी पाकिस्तान, पहले तो हिंदुस्तान में ही सब कुछ था लेकिन पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान था कुछ यहाँ के आसपास में था। तो अगर बात करें पश्चिम वाला जो भाग था वो कहाँ था, तो कहेंगे ये इस एरिया में कहीं दिख रहा था। अगर बात करें उत्तर में तो ये कश्मीर में कुछ यहाँ पे था, और दक्षिण की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ
दक्षिण में बात करें तो प्रवरा नदी के किनारे पे जो दायमाबाद था कुछ यहाँ महाराष्ट्र में था। अगर इसको हम एक रफली लाइन के थ्रू मिलाएं तो ऐसे मिलता है, ऐसे, और ये कुछ ऐसे मिलता है। तो ये जो दिखने में जो हमें लग रहा है वो एक प्रकार से त्रिभुज की तरह देखने को में हमको लगता है। क्या है? तो एक में क्या है? त्रिभुज की तरह। तो अगला क्वेश्चन यही से आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो बसावट था वो किस आकार में बसा हुआ था, यानी जो बसा हुआ शहर है वो उसका जो फैलाव है, विस्तार है, वो किस आकार का था? तो कहेंगे त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। चलिए, सही बात है। अगर बात करें इसकी क्षेत्रफल की तो इसका जो क्षेत्रफल था 12,85,763 वर्ग किलोमीटर था। 12,85,700 लगभग में कह सकते हैं, लगभग कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। अलग अलग बुक में अलग अलग क्षेत्रफल कोट किया हुआ होता है। तो चलिए, अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की तो लगभग में 12,85,763 वर्ग किलोमीटर के आसपास ये क्षेत्रफल बताया जाता है। तो हमने विस्तार को भी देख लिया। अगर बात करें अब निर्माता की तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण करने वाले कौन थे? तो चलिए, अगर बात करें निर्माताओं की तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माण करने वाले थे वो मुख्यतः 4 प्रकार के जनजातियों ने किया था। चलिए, तो सबसे पहले जो था वो था प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। दूसरा जो था वो था मंगोलाइट। तीसरा की बात करें तो वो था अल्पाइन, और चौथा की अगर बात करें तो वो था भूमध्य सागरीय, यानी इसको बोलेंगे मेडिटेरियन जनजाति, यानी भूमध्य सागरीय जनजाति जो था वो था लास्ट वाला। तो बात करें क्या इन सब ने मिलकर के सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया था, तो कहेंगे जी नहीं। यानी अगर बात करें मध्य एशिया से जो ये जनजातियों ने चलना शुरू किया, तो ये अफ्रीका या मध्य एशिया से जब चलना शुरू किया था, तो ये अगर बात करें ये कुछ इस प्रकार से भारत का मैप था तब रफली। तो इधर से जब इन्होंने माइग्रेट इधर करना शुरू किया तो प्रोटो ऑस्ट्रेलायर जो नाम का जो सबसे पहले प्रजाति था वो यहाँ पे रुकने की वजह से, सिंधु घाटी सभ्यता तो इसी आसपास में डेवलप हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ ना रुक करके ये सीधे आगे बढ़ते चले गए, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया की तरफ आगे निकलते चले गए। अगर बात करें मंगोलाइट की तो ये यहाँ से निकल के चीन की तरफ चले गए। चीन और मंगोलिया आप लोग नाम सुने होंगे। तो वो मंगोलाइट जनजाति जो थे वो किधर निकल गए, यहाँ से बढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ गए। अगर अल्पाइन की बात करें तो अल्पाइन यहाँ से महाराष्ट्र होते हुए दक्षिण भारत की तरफ निकल गए। और भूमध्य रेखीय जनजाति की अगर बात करें तो मेन जो जनजाति है इसका निर्माण करने वाला वो है भूमध्य रेखीय जनजाति। तो सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण अगर पूछा जाता है किसने किया, या सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य जनजाति है, मुख्य निवासी है, वो कौन थे, तो हम लोग एक ही नाम लेंगे, मेडिटेरेनियन थे, यानी भूमध्य सागरीय जनजाति था। कौन था? भूमध्य सागरीय जनजाति। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और ये अब आज के बाद आप लोगों को समझ में आएगी, बोलेंगे नहीं। चलिए, तो बात करते हैं, अब हम लोग नगर की बात कर लेते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कैसा था, इसकी नगर में क्या विशेषताएं थी, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि इस नगर को हम विस्तार से आगे क्लास में हम लोग देखेंगे भी। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक रफली यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा के रूप में नगर को देख लेते हैं। तो बात करें नगर, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर, तो जैसे कि हमने अभी देखा था प्रथम नगरीकृत सभ्यता था। तो ये नगर की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर है वो बहुत ही एडवांस लेवल का है। कैसा है, तो कुछ हम यहाँ पे नमूना देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर था। तो सबसे पहले नगर में क्या था ना कि ये 2 भाग में मुख्यतः बटा हुआ था। मुख्यतः नगर जो है वो 2 भाग में, एक नगर ऐसा भी है जो 3 भाग में बटा हुआ है, हम आगे जाकर के उसको भी देखेंगे। तो चलिए बात करें, तो ये था इसका पूर्वी भाग और ये था पश्चिमी भाग, यानी ईस्ट, और यह है वेस्ट, यानी पश्चिमी भाग। तो ये जो नगर का बनावट था वो कुछ इस प्रकार से था कि पूर्वी भाग से पछला भाग जो है, यानी पश्चिमी भाग जो है थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ था। यानी अगर बात करें तो पूर्वी भाग थोड़ा नीचे था और पश्चिमी भाग क्या था, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था। तो इसको बोलते थे निचला नगर
इसको बोलते थे ऊपरी नगर। और यहाँ जो रहने वाले थे उसको मुख्यतः कुलीन वर्ग कहा जाता था। कुलीन वर्ग यानी यहाँ जो रहने वाले थे वो क्या था, कुछ ऊंचे जातियों का, यानी कि हो सकता है इसमें पुरोहित होगा, पुरोहित रहते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे देखते हैं हम लोग को बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, आगे जाकर के हम लोग इसमें डिस्कस भी करेंगे। तो बात करें और क्या क्या हमको इस नगर की विशेषताएं देखने को मिलती है, तो ये जो नगर है वो चारों तरफ से क्या था, एक दुर्ग से घिरा हुआ था। क्या था? दुर्ग से घिरा हुआ था। दुर्ग लोग क्यों बनाएगा? अगर सोचने वाली बात हो तो दुर्ग क्यों बनाएगा? तो दुर्ग बनाने का एक ही नियम मतलब सेंस हो सकता है कि इसको किसी न किसी से खतरा होगा, अपने आप को ये प्रोटेक्ट करना चाहता होगा, बचाना चाहता होगा, इसलिए अपने नगर के चारों तरफ क्या था, ऊंचे ऊंचे वॉल बना लिए थे, यानी दीवार बना दिए थे प्रोटेक्ट करने के लिए। प्रोटेक्टिव वॉल देखने को हमें मिलता था यहाँ पे, चारों तरफ से हमको यहाँ पे बाउंड्री किया हुआ था। कहीं कहीं तो ये बीच वाला फेंसिंग भी कर देता था कि इधर का इधर आए तो थोड़ा देख करके आए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या था, तो यानी दुर्ग लगा हुआ था, दुर्ग से घिरा हुआ था इसका नगर। और अगर बात करें नगर की, तो नगर में कुछ आकृति जो है वो सड़क कुछ ऐसे बने हुए थे, सड़क जो है कुछ इस प्रकार से बने हुए थे। यानी अगर बात करें तो सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता था, समकोण पे काटता था, यानी सीधा लाइन गया और सीधा आया, सीधा गया और सीधा आया, यानी इसमें सड़क जो है टेढ़ी मेढ़ी नहीं बना हुआ था। अगर बात करें और क्या विशेषता थी, तो इसमें जो घर बने हुए थे, यानी ये मान लीजिए ये सड़क है, तो घर बनेगा तो कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, ऐसे करके बनेगा और गेट यहाँ सड़क पे खुलेगा। लेकिन ऐसा नहीं था, सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे उनमें जो घर बने हुए थे ये सड़क पे उसका गेट नहीं खुलता था। उनका जो घर का जो गेट था, मुख्य द्वार था, वो कहाँ खुलता था, ये सड़क से ऐसे गली निकला है और इस गली में ऐसे खुलता था, ऐसे गली में जाकर के खुलता था ये इसका मुख्य द्वार। इसमें भी इन्होंने सुरक्षा का कारण कुछ ढूंढा होगा, ताकि अगर गेट है और गेट पे अगर कोई किसी ने हमला कर दिया और गेट अगर मेन रोड पे खुल रहा है तो एक साथ पूरा भीड़ अंदर जा सकता है। लेकिन अगर 2 फुट 3 फुट का गली है, 2.5 फुट का गली है, तो उसमें अगर किसी पर अटैक करना होगा तो एक साथ नहीं जाएगा, एक करके बेरा बेरी क्या करेगा, उसमें इंटर करेगा, और पहले से भी घर में लोग होंगे जो तैयार होंगे पहले से और उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो हो सकता है इस कारण से भी बनाया गया हो। लेकिन हमें अपवाद के रूप में दिखता है लोथल में जो मेन द्वार पे ही पूरा का पूरा गेट खुलता है। वहाँ पे मुख्य कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पे लोथल में क्या था, पोर्ट था, यानी यहाँ क्या था, बंदरगाह था। तो बंदरगाह पे सामान लोड करना होगा, लोड करने के लिए फिर सामान को रखना होगा गोडाउन में। तो अगर गली में गेट को रखेंगे तो गली में सामान को कैसे ले जाएंगे, बड़ा सा कोई सामान होगा तो हो सकता है उस कारण से लोथल में हमें गेट मेन रोड पे दिखता है। हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो नगर को भी हम लोग क्या करेंगे, आगे चर्चे में रखेंगे। तो करते हैं यहाँ पे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और यहाँ से हम लोग करेंगे कल, और उसमें हम लोग एक एक करके हर एक पहलुओं को चर्चा में रखेंगे। उसका लिखावट कैसा था, वहाँ से मिला क्या क्या था, वहाँ भवनों की आकृति कैसी थी, नदी कैसे थे, नाले कैसे थे, उनका मुख्य सोर्स क्या था, व्यापार कहाँ से हो रहा था। तो हम सब चीज़ को एक एक करके वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है।